वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तुगलक वंश हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है डेली, आप देख सकते हैं। और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट आ रहा है जो कि जीएस क्वेश्चंस होते हैं, खासकर यूपीपीएससी द्वारा कराए गए एग्जाम जैसे कि यूपी पीसीएस है, प्रीलिम्स एग्जाम आरओ मेंस का देना, उसमें भी जीएस का पेपर होता है। और जिसमें भी जीएस पूछी जाती है उन सभी सब्जेक्ट में ये आपको उन सभी पेपर्स में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो मैं बताऊंगी, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, अभी क्लासेस चल रही हैं, इस चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आई हुई है और यूपी ट्रिपल एस सी पेट की कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, साथ में अदर एग्जाम जैसे कि अभी एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, इन सारी भर्तियों के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। 50% का डिस्काउंट है। 15 अगस्त तक आप 50% डिस्काउंट पे अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें 199 में कंप्लीट कोर्स मिलेगा यूपीएसआई का। कोई भी कोर्स ले रहे हैं सभी 199 में मिल रहे हैं और आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो मात्र 99 रुपये में आपको यूपीएसआई का बैच मिल जाएगा, प्रैक्टिस बैच। अगर आप 71st बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके भी प्रीलिम्स के लिए आपको 99 रुपीज़ में प्रैक्टिस बैच मिलेगा। जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, और भी बहुत सी वैकेंसीज हैं। और ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम, इन सभी की टेस्ट सीरीज आपको मात्र 99 रुपये में मिल रही हैं, जिसमें 25 टेस्ट सीरीज होंगी। इनको आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस होगी, रैंकिंग भी दी जाएगी और क्या स्कोर रहा ये देख करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो बिना देर किए अभी भी ये टाइम है आपके पास, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। 15 अगस्त तक आपका ऑफर दिया जा रहा है और कोर्स ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी या प्रैक्टिस अच्छे से शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे, जिसमें फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे और उसके बाद जो अंतिम शासक हुए उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने देखा था, आज उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो फिरोज तुगलक ने गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन का लालच दिया था। अफीफ इतिहासकार हैं जिनके अनुसार हिंदू दूर दूर से आते और इस्लाम ग्रहण करते, बदले में सुल्तान से पद और धन प्राप्त करते थे। फिरोज ने मेहदी नेता रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी क्योंकि उलेमाओं के अनुसार वह गैर इस्लामिक कार्यों में लिप्त था। उसने अहमद बिहारी को मरवा दिया क्योंकि उनके अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर घोषित कर दिया था। फिरोज तुगलक ने दलाले बाजारा अर्थात क्रय विक्रय कर, गृह कर, चारागाह कर सहित 24 करों को हटाकर सिर्फ 4 कर लिए थे। अभी सिर्फ 4 कर कौन कौन से हैं? तो जजिया लिया, ज़कात लिया, खराज और खुम्स लिया। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो सारे कर हटा करके उसने 4 कर लिए थे। कौन कौन से? तो जजिया लिया, ज़कात, खराज और खुम्स। क्योंकि इस्लाम इतने ही करों को मान्यता देता है, इसलिए इन करों को हटाने से उसे 30 लाख रुपए की हानि हुई। खुम्स वही रखा जो इस्लाम मान्यता देता है, अर्थात 1/5 राज्य एवं 4/5 सैनिकों को देता था, ठीक है। उसने खराज की दर कितनी रखी थी? तो 1/5 भाग ये भी रखा था। हुसैन घोरी ये मालवा के संस्थापक और शासक थे। इनको दिलावर खान की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। दिल्ली में 1200 बाग, सलोरा बांध 80 बाग, चित्तौड़ में 44 बगीचे लगवाए थे और खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। यहाँ काले और सफ़ेद अंगूर होते थे। इन बागों से उसे 1,80,000 टन की आय होती थी। उसने फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी प्रयास किया था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों में परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये कथन किसका है? एएल श्रीवास्तव से संबंधित है। फिरोज पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए, एक वंश से दूसरे वंश में थोड़ा कंपेयर करके देखा जाता है, खासकर अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक या मोहम्मद तुगलक के बारे में प्रश्न बन जाते हैं, तो कंपेयर करके भी बनता है, तो आपको याद रखना होगा। सर्वप्रथम फिरोज के काल में गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद हुआ। यह भारतीय संगीत पर पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। फिरोज ने हौज़े इलाही
जो अलाउद्दीन खिलजी का तालाब था और जो हौज़े शमसी था, इसका मरम्मत कराया और इसको पुनरुत्थान किया। ठीक है। फिरोज ने 5 दारुल शिफा खैराती औषधालय खुलवाया। तो दारुल शिफा का मतलब था औषधालय। ठीक है। अफीफ फिरोज द्वारा निर्मित 7 बांधों, जिसमें बांधे फतेह खां, मालदा, शुक्र खां, सालूरा, महिपालपुर और बांधे वजीराबाद, इनका उल्लेख किया है। फिरोज ने सरकारी खर्चे से दिल्ली में 120 सरायों का निर्माण कराया था। तो कोई भी यात्री यहाँ पूरे वर्ष मुफ्त में रह सकता था। फिरोज ने दीवाने खैरात स्थापित किया ताकि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक मदद हो सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। दीवाने खैरात के अंतर्गत उसने विवाह विभाग की स्थापना की और फिरोज ने राजस्थान के राजस्व को दीवाने खैरात के लिए दान दे दिया था। फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे शोहरत आम बोलते थे, उसकी स्थापना की। इसने अपने भाई जौना खां की याद में गोमती नदी के किनारे पर जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, 1359-60 ईस्वी में। ठीक है। फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 1,80,000। अभी पहले भी पढ़ा है। और इसी ने सबसे पहले रोजगार विभाग की भी स्थापना की थी। एक दीवाने खैरात आपने पढ़ा। अब दूसरा देखिए, इसने, ये पहला सुल्तान था जिसने वृद्धावस्था पेंशन के लिए क्या किया था? दीवाने इस्तिहाक अर्थात पेंशन विभाग बनवाया। शोहरत आम, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग था, और दीवाने बंदगान, जो दास विभाग था, बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। तो आपको ये प्रश्न भी दिया भी जाता है, किसने स्थापना कराई थी? दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, शोहरत आम, दीवाने बंदगान, ये किससे संबंधित है? तो फिरोज तुगलक। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दीवाने अर्ज किसने बनवाया था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में प्रचलित कुल करों की संख्या कितनी थी? 5। 4 इस्लामिक कर थे और 1 जजिया कर था। फिरोज ने लोक शिकायतों के निवारण के लिए अलग एक विभाग बनाया, जिसका नाम क्या था? दीवाने रिसालत। तो 4 हो गए, चारों याद कर लीजिए, 4 या 5। और फिर है फिके फिरोज शाही के नाम से फिरोज तुगलक ने फारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। वहीं औरंगजेब ने अरबी भाषा में फतह आलमगीरी अर्थात इस्लामी कानूनों का संग्रह भी तैयार करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने अनेक मंदिरों को तोड़ा, उनकी मरम्मत पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने खराज, जो कि लगान था, खुम्स, जो लूट का माल था, जजिया, जो गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, और एक ज़कात था, जो मुस्लिम आय से कर जो मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाता है। इन छोड़कर जितने भी कर थे समाप्त किए। तो केवल 4 थे, जिसमें खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात क्या थे, ये आपको बता दिया है। उसने किसानों पर सिंचाई कर लगाया था, ये इंपॉर्टेंट है, सुरु कहते थे इसे। तो फिरोज शाह को आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, और ऐसा हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने कहा है। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, इन नगरों की स्थापना की। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर बसाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल की मरम्मत करवाई थी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। अब देखिए, यहाँ से स्टेटमेंट भी बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, जो लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताती हूँ, बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, खुम्स और जजिया और ज़कात, इनको छोड़कर सभी कर हटवा दिए थे। अब इनमें से बताइए कौन से कथन सही है? दूसरा और दे दिया कि उसने किसानों पर सिंचाई कर भी लगाया था। तो आपको पता होना चाहिए दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो कंफ्यूज तो ऐसे ही किया जाएगा ना, बस नाम बदल दिया जाएगा या बीच में कोई कर अलग से दे दिया जाएगा इन तीनों की जगह। तो इसलिए ये फैक्ट आपके यही कथन में बन जाते हैं। वह मेरठ और टोपरा स्थित जो अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आया था। फिरोज शाह ने दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। आपने देखा दीवाने खैरात, जो दान विभाग था, उसकी भी इसने स्थापना की। दारुल सफ़ा, जो कि खैराती अस्पताल था, उसकी भी स्थापना की। और इसने क्या किया था? मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग, रोजगार कार्यालय की स्थापना की। जगन्नाथ जो मंदिर है पुरी में, इसको हानि पहुंचाया। खासकर जितने भी आप मुस्लिम शासक देख रहे हैं, सभी ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। और वहां पर क्या तोड़फोड़ जो हुई, उसकी मरम्मत भी नहीं की है। तो ये आप सभी शासकों में देखते चले आ रहे हैं। फिरोज शाह ने 2 नए सिक्के चलवाए। अधा मतलब जीतल का आधा था, और बिख था, जो जीतल का 1/4 था। ये दोनों चलाए थे। फिरोज शाह ने शशगनी, जो 6 जीतल का सिक्का था, वो भी चलवाया था। तो आपको याद रखना होगा, आधा क्या है? तो जीतल का आधा होता था, बिख जीतल का 1/4 था, और शशगनी था, जो 6 जीतल का था। तीनों सिक्के किसने चलवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। इसने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद कराया। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया। फिरोज शाह तुगलक ने 1300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया था, और ये पुस्तकें ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई थी।
जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति समय की एक मांग थी। फिर फुतवाते फिरोज शाही, इसमें फिरोज शाह तुगलक का अध्यादेश एकत्र किया गया है और इसमें इसके द्वारा रचित 32 पृष्ठ की जीवन कहानी है। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तुगलक साम्राज्य का एक ऐसा सुल्तान था जो 1351 से 1388 तक रहता है, शासन करता है। और तुगलक एक उत्साही मुस्लिम था, शरीयत प्रक्रियाओं का ये चयन करता था। तो हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में, मोहम्मद तुगलक के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, आपका यहाँ से हो जाएगा। अब जो इसका अंतिम शासक है वो हम देखेंगे, इसके बाद सैयद वंश शुरू हो जाएगा। तो नासिरुद्दीन महमूद अब 1394 में आता है। 1388 के बाद कई छुटपुट आते हैं लेकिन उनके बारे में पूछा भी नहीं जाता, और वो मैं पहले बीच में क्रम में आपको पहली वाली क्लास में जो ये तुगलक वंश की हुई थी उसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। उनका क्रम बताया, उनकी उपाधि भी बता दी है। तो ये 1394 से 1412 ईस्वी तक रहता है और सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई था नासिरुद्दीन महमूद, ये गद्दी पर बैठा था। तुगलक वंश का अंतिम ये सुल्तान था, दिल्ली का अंतिम तुर्की सुल्तान भी था। और इसी समय तुगलक वंश के दो शासकों नासिरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह के साथ दिल्ली के एक छोटे से राज्य पर शासन किया। तो ये एक अंतिम तुर्की सुल्तान था, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अगर आए तो गलत नहीं होना चाहिए। नासिरुद्दीन महमूद शाह का वजीर मल्लू इकबाल था, जिसके भय से एक बार सुल्तान कन्नौज पलायन कर गया था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी और इस दौरान पंजाब का सूबेदार था खिज खां, स्वतंत्र होकर के दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा था। और फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी थी। तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हुआ, दोनों शासकों ने एक साथ ही दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया था। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा था और नुसरत शाह कहाँ रहा था, फिरोजाबाद में, माफ कीजिएगा। और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब, 1398 ईस्वी में। और यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली है, अर्थात बहुत ही कम क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था और इसके समय पर ही बहुत से क्षेत्र स्वतंत्र भी हो गए थे। तैमूर का आक्रमण होता है, इसने दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया था। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह की कैथल में मृत्यु हो जाती है। 1413 ईस्वी में दौलत खां लोधी को सरदारों ने सुल्तान बनाया। तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए सैयद वंश की नींव डाली। तो यहाँ पर आपका तुगलक वंश कंप्लीट होता है और सल्तनत काल में अगला वंश जो हमें पढ़ना है सैयद वंश, ठीक है। तो हम ऐसे ही कंप्लीट करते जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको साथ में रिवाइज करते चलिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने सब्जेक्ट ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्लास करते करते कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जो नहीं तैयार है उसका शॉर्ट नोट जरूर बना लिया करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये नंबर्स आपके सामने, कोई भी पेड कोर्स की जानकारी लेनी है आप इन पे लीजिए। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और इस पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिस पे आपको 50% से 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र 99 रुपये में आप तैयारी कर सकते हैं। आप विजिट कीजिए ऐप पर और आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। धन्यवाद।